Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो information है जो fact हैं उन्हें हम यहाँ पे discuss करेंगे। तो students आज का हमारा जो discussion है उसे start करते हैं। और आज हमारा जो discussion है थोड़ा बहुत आपके लिए delay हुआ है तो उसके लिए sorry students। फर्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द G20 जो ये फोरम है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 99 के अंदर में 99 के अंदर में जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था। उस समय में जो फॉरेन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर प्लस में जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं वो यहाँ पे मीटिंग किया करते थे, अभी भी करते हैं, उनकी मीटिंग अभी भी चलती है। बट आप देखिए कि 2008 के समय जब फाइनेंशियल क्राइसिस का समय आया था तो उस समय में जो पॉलिटिकल हेड हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाने लगा इस मीटिंग के अंदर में। इंडिया के अंदर ये जो मीटिंग है वो ऑनगोइंग है, प्रेजेंटली ऑर्गेनाइज इंडिया के द्वारा की गई है। स्टूडेंट्स इस मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। इस मीटिंग के अंदर इंडिया के द्वारा इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया, इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको इंडिया के द्वारा इनवाइट किया गया है पर्सनली, अपने जो इनके खुद के जो रिलेशन हैं हमारे कंट्री के उनके बेसिस पे। जैसे हमारे नाइबर कंट्री हैं, शेख हसीना जी वहाँ की पीएम हैं बांग्लादेश, वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा इजिप्ट से जो कि हमारे रिपब्लिक डे परेड के लिए भी आए थे लास्ट ईयर, तो उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। अब्दुल फतेह अल सीसी हैं इजिप्ट से। इंडियन ओशन रीजन से हमारा रिलेशन है, चाहे गिरमिटिया कंट्री हो या ऐसे कंट्री जिनके अंदर इंडियन ही ओरिजिन नाम के जो लीडर्स हैं वो प्रेजेंट समय में हाईएस्ट पावर के ऊपर है। तो वहाँ मॉरिशस से बुलाया गया है, मॉरिशस से इनवाइट किया है, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज को इनवाइट किया है। स्टूडेंट्स मॉरिशस से जो ये हमारे लीडर हैं, ये ओरिजिनली इनका जो ग्रैंडफादर हैं या उनसे पहले की जो जनरेशन है वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है बस्ती, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बस्ती, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है बस्ती, तो वहाँ से उनके जो ग्रैंडफादर हैं या इनके जो पहले की जो जनरेशन है वो बिलोंग किया करती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनवाइटी कंट्री एंड मेंबर कंट्री जिनको इनवाइट किया गया है। एक बार इनके बारे में हम देखते हैं, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे G20 के साथ ही साथ एक और मीटिंग अटेंड की जाती, मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मीटिंग इज नोन एज द B20। अभी B20 का मीनिंग क्या है? बी फॉर बिजनेस होता है स्टूडेंट्स। वैसे भी G20 एक जियोपॉलिटिकल फोरम नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ही डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो B20 भी एक बिजनेस का ही फोरम है, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, बिजनेस जो कंपनियां हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं किसी भी कंट्री की, उनका एक डायलॉग फोरम है। तो यहाँ पे जो 20 कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी डायलॉग फोरम है, बिजनेस कम्युनिटीज़ का डायलॉग फोरम है। और इसका जो स्लोगन है, B20 की जो मीटिंग है उसका जो स्लोगन इंडिया के द्वारा दिया गया है वो दिया गया है स्टूडेंट्स रेज, कि हमको ऊपर उठना है, हमको रेज करना है। अब रेज जो वर्ड है उसका हर का एक मीनिंग है। आर से रेस्पॉन्सिबल बिजनेस है, ए से एक्सेलरेट करना है, आई से इनोवेटिव है, एस एंड ई से आपको सस्टेनेबल इक्विटेबल बिजनेस देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही हमारी G20 की जो मीटिंग है उसका अगर हम बात करें, उसका जो थीम है वो इंडिया के द्वारा दिया गया कि वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर हुआ करता है, जिसमें वन अर्थ है, वन अर्थ है, ये कंप्लीट अर्थ एक ही है, एक ही फैमिली है, वन अर्थ वन फैमिली। और जो हमारा फ्यूचर है उसको हमें सिक्योर करना है। कैसे सिक्योर करेंगे? वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे हमारे इस फ्यूचर को? क्लाइमेट जस्टिस, इंक्लूसिविटी, सभी ऐसे कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो इंडिया के द्वारा इसी वजह से जो अफ्रीकन यूनियन है उसको ऐड करने के रिगार्डिंग में जो बात की गई है। एक बार हम जो इसके जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्री हैं, उनके बारे में देखेंगे जहां से ग्लोबल लीडर्स इंडिया के अंदर आए हैं। फर्स्ट जो पर्सन है वो कहाँ से हैं स्टूडेंट्स? अर्जेंटीना। मैप देखिए आप यहाँ पे, ओ सॉरी फ्लैग देखिए, फ्लैग आपको यहाँ पे जो इसके एक प्लेयर हैं फुटबॉल के अंदर, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना है। सेकंड ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया का ये मैप फ्लैग है स्टूडेंट। थर्ड इज ब्राज़ील। फिर जस्टिन ट्रूडो हैं, कनाडा के हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज भी बोली जाती है काफ़ी ज़्यादा। थर्ड नंबर पे लैंग्वेज है, पंजाबी कम्युनिटी का जो शेयर है वहाँ वो भी काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इमानुअल मैक्रॉन है, इंडिया के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, बायलेटरल रिलेशंस है, रिसेंटली इंडियन पीएम वहाँ पे गए भी थे विजिट के लिए। जर्मनी के हैं ओलाफ स्कोल्ज हैं, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो इंडोनेशिया से हैं,
इटली से ये जो मैम है वो आई हैं रिसेंटली, ये कुछ महीने पहले इंडिया की बायलेटरल विजिट के लिए भी आए थे। नेक्स्ट जापान से हैं, साउथ कोरिया से हैं, सदर्न अफ्रीका से हैं। सदर्न अफ्रीका इंडियन पीएम अभी रिसेंटली वहाँ पे ब्रिक्स की मीटिंग के लिए गए थे, जिसके अंदर और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ को ऐड किया गया है। ब्रिक्स के अंदर में 5 कंट्रीज़ के अलावा जो मेंबर्स की जो संख्या है वो इंक्रीज़ की गई है। नेक्स्ट टर्की से हैं, जो यहाँ पे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के मेन जो पर्सन है, जिनके द्वारा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लाया गया। और ये रसिया भी गए थे वहाँ पे दोबारा से उस ग्रेन इनिशिएटिव को दोबारा से रिवाइवल करने के लिए रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये टर्की से हैं, एर्डोगन हैं, काफ़ी फेमस हैं ये भी। इसके अलावा आप देखें कि यूनाइटेड किंगडम से ऋषि सोनक हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट हैं जो बाइडेन, जो कि यूएसए से हैं, ये यूरोपियन यूनियन से हैं, ये हैं यूरोपियन यूनियन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उनको सेंड किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इज फ्रॉम द मैक्सिको, जो आपको सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए के अंदर देखने के लिए मिलेगा। रसिया ने अपने एनवॉय को यहाँ पे सेंड किया है, रसिया के द्वारा अपने एनवॉय को यहाँ पे सेंड किया गया। और ये काफ़ी फेमस एक राजा ही हैं बेसिकली, मोहम्मद बिन सलमान, जो कि हैं सऊदी अरेबिया से, क्राउन प्रिंस है वहाँ के प्रेजेंटली। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जिनको इनवाइट किया गया है वो है हमारे नाइबर कंट्री बांग्लादेश। 1971 के समय ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में इनका लिबरेशन वॉर हुआ, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आए। नेक्स्ट है हमारे इजिप्ट से, जिनसे एंशंट रिलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। इंडस ये जो हैं बेसिकली मॉरिशस से हैं, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन ओरिजिन के हैं। और आप देखिए कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, या इंडियन पीएम एक बार यहाँ पे विजिट के लिए गए थे इंडियन ओशन रीजन की इन कंट्रीज़ के लिए। और एक वहाँ पे एब्रीवेशन दिया गया इंडियन पीएम के द्वारा, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि सभी लोगों को सिक्योरिटी एंड ग्रोथ करनी है रीजन के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं। नेक्स्ट नीदरलैंड से हैं, नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के रूप से भी जानते थे। डैम्स काफ़ी ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स इस कंट्री के अंदर, नीदरलैंड के अंदर। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका नाइजीरिया से हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सिंगापुर से आए हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से आए हैं। यहाँ पे जो जायद मेडल है जो ऑनरेबल पीएम को दिया भी गया था वहाँ से, हाईएस्ट जो वहाँ का अवार्ड है। नेक्स्ट ओमान से आए हैं, और इसके अलावा स्पेन से इनको इनवाइट किया गया है। तो ये इनवाइटी हैं, बेसिकली ये इनवाइटी हैं, जो 9 कंट्रीज हैं जिनको इनवाइट किया गया है। और ये इसके मेंबर कंट्री हैं G20 के। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द मेंबर कंट्री, इनवाइटी कंट्री, उन सब के बारे में देखा। एक बार हम मॉरिशस के बारे में ज़रूर से डिस्कस करेंगे। मॉरिशस के बारे में हमें क्या डिस्कस करना है, उसकी लोकेशन के बारे में क्यों करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी बार यूपीएससी के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। सपोज कीजिए अफ्रीका है, सपोज कीजिए ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के आपको ईस्टर्न पार्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे मडागास्कर। मडागास्कर का जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कोमरोस, कोमरोस आइलैंड। और कोमरोस स्टूडेंट्स क्यों है न्यूज़ के अंदर में, क्योंकि कोमरोस अभी रिसेंटली जो अफ्रीकन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो कोमरोस के पास ही है। और इसी के जो पर्सन है वो आएंगे यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के एज ए रिप्रेजेंटेशन के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मडागास्कर है इसका ईस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे जो है मॉरिशस देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे मॉरिशस है। मॉरिशस के भी सदर्न पार्ट के अंदर रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन है। और इन सभी पार्ट्स के सबसे नॉर्थ के अंदर यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे सिचुएटेड है कौन सा, सेशेल्स। तो कभी कभी यूपीएससी के द्वारा क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। इंडियन ओशन रीजन के जैसे डियागो ग्रासिया एक आइलैंड है जो यूके का है, यूएस को उन्होंने लीज पे दिया है, वहाँ पे उनके द्वारा उनका एक नेवल बेस भी है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस इसी तरीके से काफ़ी बार जो पीसीएस के एग्जाम यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट एक पेज के अंदर काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ हैं जिनको कवर किया गया है रिगार्डिंग द G20 मीटिंग के लिए। नेक्स्ट मीटिंग ये है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं इनके रिगार्डिंग में इंडिया के जो शेरपा है, शेरपा कौन है स्टूडेंट्स, अमिताभ कांत, जो कि एक्स सीईओ थे हमारे नीति आयोग के। हमारे काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी शेरपा बनाया है G20 का समय समय पे। जैसे सुरेश प्रभु सर जो रेलवे के रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, उन्हें रेलवे के अंदर काफ़ी सारा जो चेंज लाए थे वो, बट बाद में उनको रिजाइन करना पड़ा। फिर बाद में पीयूष गोयल सर को भी बनाया था जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं।
और प्रेजेंट समय में जो इस समय में हमारे शेरपा हैं वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत पहले नीति आयोग को हेड किया करते थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए हम कंप्लीटली रेडी हैं। अफ्रीकन यूनियन को हम ऐड करेंगे एज ए साउथ का यहाँ पे वॉइस को रेज करने के लिए, फ्यूचर की नीड के लिए। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग में जो फंड है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इन सभी एरियाज के अंदर डिस्कस किया जाएगा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर में। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा एग्जिस्टेंस के अंदर G20 के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना और इंडिया के बारे में, डिस्कस किया गया कि चाइना के यहाँ पे जो पॉलिटिकल हेड हैं शी जिनपिंग वो नहीं आए, उन्होंने अपने एक जो मिनिस्टर हैं उनको सेंड किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात किया जाएगा कि चाइना के द्वारा मैप निकाला गया, मैप के अंदर इंडिया का जो अक्साई चीन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर जो प्रेजेंट समय में जो क्राइसिस की सिचुएशन है। इसके अलावा आप देखें कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भी खुद का ही पार्ट माना है। तो उन सभी एरियाज के अंदर में इसमें डिस्कस किया गया कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। चाइना के द्वारा हो सकता है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को ब्लॉक भी किया जाए, उनके द्वारा इसको ना पास किया जाए। अगर वो पास करने की सिचुएशन अगर यहाँ पे आती है तो उन सबको इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैसे इसको डील किया जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना जी, वो आए हैं। आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर अब होने वाले हैं इलेक्शन, और जब भी इलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में अफ्रीका के अंदर इलेक्शन हुए जिनमें जो बड़ी जो पावर्स हैं वो यहाँ पे बेसिकली जब भी कहीं पे इलेक्शन होंगे तो इंटरवेन करती हैं, वहाँ पे चेंज लाने की कोशिश करती हैं। अपना जो कोई पर्सन है जो उनसे उनका रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है इलेक्शन के अंदर। तो बांग्लादेश पीएम का यही यहाँ पे पीएम सर से मीटिंग के अंदर यही एक मेन डिस्कशन था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को आप कंडक्ट करने में हेल्प कीजिए। बेसिकली यहाँ पे डर है कि जो यूएस एंड रसिया है उनके द्वारा इंटरवेन किया जा सकता है बांग्लादेश के इलेक्शंस के अंदर में। बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे एक यहाँ रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। जो रोहिंग्या क्राइसिस है उसके बारे में भी डिस्कस किया। यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। रोहिंग्या म्यांमार से हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया गया। म्यांमार के अंदर भी कहाँ से हैं, जो रखाइन स्टेट है, जो बेसिकली हम एक आप देखिए कि हम यहाँ से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से एक म्यांमार के थ्रू एक है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट है जो बेसिकली उसी एरिया के अंदर सिचुएटेड है जहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए एक जो हमारा प्रोजेक्ट है कालधान, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है कालधान, उस कालधान मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के थ्रू हमको नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी करनी है। तो सितवे पोर्ट उधर ही सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। तो जो रखाइन स्टेट है, जो रखाइन स्टेट है आर्कन पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स उस रखाइन स्टेट के अंदर रोहिंग्याज है। रोहिंग्याज बांग्लादेश एंड इंडिया के अंदर आए जब उनका प्रोसिक्यूट किया गया वहाँ पे, तो उस वजह से इंडिया ने यहाँ पे एक मिशन है उसे लॉन्च किया। मिशन का नाम है ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन इंसानियत के अंदर इंडिया के द्वारा क्या किया गया, बांग्लादेश को पैसा दिया गया, फंड किया गया कि आप इनको एक जगह पे रखिए, आप इनका जो भी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो इनको प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर फिर बेसिकली कुछ जगह हैं वो डेवलप हुई जिसमें है कोक्स बाज़ार। कोक्स बाज़ार, कोक्स बाज़ार के बारे में आप रीड करना, कहाँ पे है, बांग्लादेश के अंदर है बट कहाँ पे ये सिचुएटेड है। एक यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं भासन चार आइलैंड। भासन चार आइलैंड। तो ये जो दो जगह हैं इनके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, 3 लोकेशन दे दी जाएंगी, 3 आपसे यहाँ पे जो कंट्री हैं वो बता दिए जाएंगे। इसमें पूछ लिया जाएगा कितने करेक्ट हैं कितने नहीं हैं। पहले क्वेश्चन ऐसे पूछता था कि ए जो ऑप्शन है वो इस कौन सी कॉलम में किससे मैच होता है। अब प्रेजेंट स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है यूपीएससी के अंदर, तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके द्वारा कहा गया है कि यूक्रेन क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर इन्होंने डिफ़िकल्टी को देखा। यूक्रेन क्राइसिस के बारे में भी इन्होंने बात की है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूक्रेन क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया। ये जो मॉरिशस के बारे में हमने डिस्कस किया था उनके जो पीएम हैं वो भी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं मीटिंग के दौरान। और अफ्रीकन यूनियन के जो चीफ हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अफ्रीकन यूनियन को अगर इंडिया ऐड करवाता है तो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है वो रेज होगी। अफ्रीका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है जिससे कि सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायबिलिटी को अचीव किया जा सके अफ्रीका के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि हाईली पॉलिटिकल अनस्टेबल एक रीजन है ये प्रेजेंट समय में ग्लोब के अंदर में।
क्यों हाईली अनस्टेबल है? आप देखिए कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है उसके अंदर पिछले 1 और 2 ईयर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी फ्रांस की जो पुराने समय में कॉलोनी हुआ करती थी, वहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पावर्स ने इंटरवेन किया, कहीं पे रसिया ने, कहीं पे चाइना ने, कहीं पे यूएस ने, और वहाँ पे इंटरवेन करने के साथ ही वहाँ की जो पॉलिटिकल पावर्स है, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे डिस्टेबलाइज किया। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है गैबोन नाम की जो जगह है, जो कि ओपेक का भी पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो कंट्रीज का जो पार्ट है, जो कि बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू आया था, ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी यहाँ पे डिस्टेबलाइज किया गया है। नए पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं गैबोन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्टारलिंक जो कि बेसिकली एक कंपनी है इंटरनेट सर्विस के रिगार्डिंग में, तो उन्होंने कहा गया कि कीव ने हमको कहा था, जो यूक्रेन है उनके द्वारा कहा गया था कि ब्लैक सी के अंदर एक जगह है, जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, सेवास्तोपोल नाम उस जगह का है, सेवास्तोपोल। सेवास्तोपोल क्या है? सेवास्तोपोल बेसिकली स्टूडेंट्स क्रीमिया का एक पार्ट है, जहाँ पे आपको रसिया की जो फ्लीट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। क्रीमिया क्या है, अब इसके बारे में तो अब डिस्कस करते हैं क्या है क्रीमिया, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, और वैसे हमने कल इसको डिस्कस किया था। आप देखिए कि ये सपोज कीजिए ब्लैक सी है, सपोज कीजिए ब्लैक सी है, ये टर्की का पार्ट है, ये यहाँ पे जॉर्जिया है, रोमानिया, ये सब, ये यहाँ पे यूक्रेन है और इधर रसिया है। अब ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एरिया है, वो है क्रीमिया, ये है क्रीमिया। और क्रीमिया के इधर है जो बेसिकली सीओ पजोव है, जो पीछे का पार्ट है सीओ पजोव है। सीओ पजोव को कौन सी स्टेट कर यहाँ पे कनेक्ट करती है? कर्च, कर्च स्टेट कनेक्ट करती है ब्लैक सी को सीओ पजोव के साथ में। तो ये क्रीमिया जो है, इसको 2014 के समय रशिया ने इसको अनेक्स किया, इनके खुद के ट्रेड के लिए अनेक्स किया था। बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट है रसिया का, वो विंटर के समय फ्रीज हो जाता है, और ये रीजन फ्रीज नहीं होने की वजह से यहाँ से जो ट्रेड है उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं वो। 2014 में इसको अनेक्स किया क्रीमिया को, और उसी के अंदर इनका जो सेवालोस्तक जो नाम की जगह है, जहाँ पे इनका फ्लीट सिचुएटेड है, जहाँ पे अटैक करने के लिए इंटरनेट का एक्सेस मांगा गया था ब्लैक सी के अंदर कीव के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रीजन। यूक्रेन के अंदर तो काफ़ी सारे जो रीजन है वो न्यूज़ के अंदर है लास्ट 1-2 साल से। नेक्स्ट इंडिया यूएस के बारे में बात करेंगे कि मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो जो बाइडेन आए यहाँ पे, जो बाइडेन ने फिर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स है जिनके ऊपर डिस्कशन किया इंडिया के अंदर में। आप इस जो न्यूज़ है इसको जो पेज नंबर 8 है वहाँ पे भी जाके इसको रीड करना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। क्योंकि ये तो देखिए मैंने फ्रंट पेज है उसी को यहाँ पे आपके लिए कवर किया, इसके अलावा पेज नंबर 8 के ऊपर भी इसका जो बाकी जो खबर है वो बताई गई है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इंडिया की यहाँ पे एक डील थी कि जो जेट इंजन है, जो जेट इंजन है उसका इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो। तो जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में जो डिस्कशंस है, जो नेगोशिएशंस हैं, यहाँ पे अप्रूवल किए गए कि यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किए जाएंगे। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा स्टूडेंट? 70 ईयर्स के अंदर में, हमारे जो इंडिपेंडेंस है उसके 70 ईयर्स के अंदर में हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी कम ध्यान दिया। स्पेशली जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर हमने काफ़ी कम ध्यान दिया। इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए, नो डाउट काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस है जो इंडिया के अंदर बिल्ड हुए हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर स्पेशली जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर इंडिया का बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी पार्ट नहीं था जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम हो। और वो अभी रिसेंटली रिवाइवल फेज के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है लिटिल बिट पिछले कुछ साल के अंदर में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो जेट इंजन है, जो जेट इंजन है उनके डेवलपमेंट के, उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो, इसके रिगार्डिंग में ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है, डिफेंस जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब इसके अंदर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में कौन से जेट इंजन है? GE-F414, ये कोई जेट इंजन है जिसको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। GE बेसिकली वहाँ की कंपनी है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हेल्प करेगी। जनरल इलेक्ट्रिकल्स है। इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जेट इंजन के रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट इज अबाउट द जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए कि इंडिया एंड यूएस ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे जो केसेज है वो कर रखे थे, तो दोनों ने एग्री किया है कि नेगोशिएशन करते हैं, जो केसेज हैं उनको ड्रॉप करेंगे, केसेज को यहाँ पे रिमूव करेंगे।
इंडिया ने भी जो एक्सपोर्ट के ऊपर इंडिया जो यहाँ पे सरचार्ज लगाया करता था, जो उसके ऊपर टैक्सेस लगाया करते थे, वो रिड्यूस किए हैं। इंडिया जो यूएस को काफ़ी सारे जो गुड्स इंडिया सप्लाई करता है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो शिप का जो सेक्टर है, जो शिप बिल्डिंग का जो सेक्टर है, इसका रिपेयरमेंट का, मेंटेनेंस का जो काम है, 2023 का जो अगस्त का मंथ है, जो लास्ट मंथ था अगस्त का, उसके अंदर मझगांव डोक, अभी मझगांव डोक कहाँ है? मझगांव डोक इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग के रिगार्डिंग में है। तो जो मझगांव डोक है उसको एक एग्रीमेंट मिला कि जो शिप बिल्डिंग, शिप मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशल यूएस नेवी, उसके अंदर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। अभी हमारी एक यहाँ पे एलएनटी है, उसको मिला है कि शिप बिल्डिंग और शिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर आप यहाँ पे यूएस नेवल की जो शिप हैं उनको यहाँ पे रिपेयर जरूर से कीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे शिप बिल्डिंग के रिगार्डिंग में पता होना चाहिए कि इंडिया का शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी कम रोल है। इंडिया के अंदर कोस्ट लाइन इतनी अधिक है, आप देखिए कि इंडिया के अंदर कोस्ट लाइन कितना ज़्यादा है, बट उसके बाद में भी इंडिया के अंदर शिप मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है या शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर इंडिया काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है। कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, इवन लेस देन 10% से भी कम कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड का जो शिप बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा कौन है? जापान एंड साउथ कोरिया का, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें, मझगांव डॉक को मिला, एलएनटी को जो शिप रिपेयरमेंट का जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है। ये दोनों ही कंट्रीज ने स्पेस सेक्टर के अंदर, जो स्पेस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर के अंदर कॉमर्शियल कंट्रीब्यूशन की बात की है कि कॉमर्शियल इसको यूटिलाइज करें, कॉमर्शियल स्पेस कोलोब्रेशन की बात की है दोनों के ही द्वारा। इंडिया यूएस का जो सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसके द्वारा मीटिंग किया गया कि नासा और इसरो, जो नासा एंड इसरो हैं वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में। और स्पेशल कोऑपरेट की बात की गई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिगार्डिंग में, कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हम करेंगे कोऑपरेट। अब आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पता होना चाहिए, 1998 के समय स्टूडेंट्स ये एस्टेब्लिशमेंट में आया। अर्थ का जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है, उसके अंदर ये सिचुएटेड है। लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी है कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर सिचुएटेड है, 98 के समय ये आया था। 5 ऐसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया, जैसे यूएस का हुआ नासा, यूएस का हुआ नासा, रसिया का हुआ रोसकोसमोस जो है, रसिया का हुआ रोसकोसमोस जो है उसके द्वारा, जापान का हुआ जाक्सा, जापान का हुआ जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और इसके अलावा आपको कनाडा का देखने के लिए मिलेगा, कनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये 5 कंट्री हैं जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया। रसिया के रिगार्डिंग में कुछ न्यूज़ थी कि रसिया इससे विड्रॉ करना चाहता है, 2030 तक ये इसका टाइम पीरियड है, 31 के अंदर इसको डीकमीशन किया जाएगा। तो इंडिया यूएस स्पेस कोलोब्रेशन के थ्रू इस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके रिगार्डिंग ही जॉइंट एफर्ट्स है जो मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में डेवलप किए जाएंगे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को। नेक्स्ट यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो इकोनॉमिक फोरम है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके अंदर इकोनॉमिक फोरम के अंदर में इंडिया को यहाँ पे एज ए ट्रेड पिलर के रूप में ऐड करने की बात की गई, जो मई 2022 के समय इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि इंडिया को इंडो पैसिफिक फोरम के अंदर एज ए ट्रेड पिलर के रूप में ऐड किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में, एक हमारे यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में एक डेवलपमेंट है आईसीईटी। आईसीईटी क्या है स्टूडेंट्स? आईसीईटी बेसिकली बोलता है कि इनिशिएटिव करना है क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनिशिएटिव है क्रिटिकली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इमर्जिंग न्यू टेक है उसके रिगार्डिंग में है ये, उसके क्रिटिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ये उसका इनिशिएटिव है। इसको लेड कौन करते हैं? दोनों ही कंट्रीज के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके द्वारा इसको रिव्यू किया जाता है समय समय पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूएस का जो यहाँ पे डील किया गया, जो कल यहाँ पे जो बाइडेन आए हैं, हमारे ऑनरेबल पीएम सर से मिले और इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। स्टूडेंट डिफेंस की यहाँ पे बात हुई है, तो आपको इंडिया यूएस के डिफेंस के रिगार्डिंग में कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो 4 एग्रीमेंट है यूएस के साथ में साइन किए हैं। फर्स्ट एग्रीमेंट 2002 के समय साइन किया, एग्रीमेंट का नाम है जी सोमिया। जी सोमिया क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स?
जी सौम्या है जनरल सिक्योरिटी आपको देनी है, जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। जी सौम्या का मीन्स है कि जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में है, 2002 के समय यूएस एंड इंडिया के द्वारा साइन किया गया। फिर 2016 के समय साइन किया हमने लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए लिमोवा हमने साइन किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है जिसे 2016 के समय साइन किया। उसके बाद में हमने कोमकासा साइन किया था, कोमकासा क्या है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में है, कम्युनिकेशन एंड कंपेटिबिलिटी, जो सिक्योर कम्युनिकेशन है वो हो सके हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग में ड्यूरिंग द वॉर एंड कोई भी सिचुएशन हो। और 2020 के समय में जस्ट आफ्टर द कोरोना का जो लॉकडाउन था उसके बाद में BECA नाम का जो हमारा है BECA उसको साइन किया था। बेसिक एक्सचेंज जो एग्रीमेंट है, बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट उसको साइन किया गया 2020 के समय में। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 एग्रीमेंट जो इंडिया एंड यूएस के बीच में साइन हुए हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ज्ञानवापी का जो सर्वे है, ज्ञानवापी मॉस्क्यू का जो सर्वे है वो कैरी आउट किया है। यहाँ पे आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देखो वो तो टेक्निकल पार्ट है कि ये किसका है, कौन से रिलीजियस कम्युनिटी का है, नहीं है वो तो कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाएगा। बट आपको यहाँ पे बस लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए ज्ञानवापी मॉस्क्यू है वो इस्टेब्लिशमेंट में कब आया। स्टूडेंट्स 1861 के समय हमारा बना है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट तो ये आपको पता होनी चाहिए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है, अलेक्जेंडर कनिंगम इसके फाउंडर हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम न्यूज़ के अंदर पहले भी रहे हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी रहा है। 2019 में जब प्रीलिम्स का पेपर हुआ था जब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ज्ञानवापी है उसके बारे में, 1669 के समय जो औरंगजेब जो उस समय पावर के अंदर हुआ करते थे, जब ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया और प्रेजेंट समय में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसी के पास ये सिचुएटेड है ज्ञानवापी जो मॉस्क्यू है वो। अब हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो पता होना चाहिए आपको, 1658 से लेकर 1707। एक 1991 के समय रिलीजियस वर्शिप एक्ट भी है, वो भी आपको रीड करना उसके बारे में आप जाके कि रिलीजियस वर्शिप एक्ट क्या है, क्या उससे पहले के जो 1991 से पहले के जो जितने भी यहाँ पे क्लेम्स हैं उनको ही डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद में भी कोई नए क्लेम्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा कि ये जो बेसिकली कोई बिल्डिंग है ये हिंदुइज्म से बिलोंग करती है या मुस्लिम्स से, तो उसके रिगार्डिंग के उसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है वो दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट तिब्बतियन कम्युनिटी के बारे में। तिब्बतियन बेसिकली कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया दिल्ली के अंदर मजनू का टीला नाम की जो जगह है वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिल्ली के अंदर। एक तो आपको पहले तिब्बतियन कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, बेसिकली तो तिब्बत से बिलोंग करते हैं, बुद्धिज्म कम्युनिटी से होते हैं ये लोग। बट आप देखिए कि तिब्बतियन कम्युनिटी है वो आपका विंटर के समय में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के जो छोटे छोटे जो शहर हैं, जैसे छोटे छोटे जो स्मॉल टाउन्स हैं, वहाँ पे तिब्बतियन कम्युनिटी के द्वारा जो गर्म कपड़े जो होते हैं, जो हमारे वूलन जो क्लॉथ हैं उनको सेल करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे मार्केट लगाया जाता है इनके द्वारा। ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ट्रेड के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो काम है वो किए जाते हैं। अब तिब्बतियन का आपको पता होना चाहिए कि 1951 के समय कुछ 17 या 19 पॉइंट्स के रिगार्डिंग में एक एग्रीमेंट है वो साइन करवाया गया था उस समय में। इनके साथ में एक एग्रीमेंट है, एक ट्रीटी है जो चाइना ने साइन किया। और फिर 1959 के समय देखो इनको प्रोसिक्यूट किया, 1959 के समय इनको प्रोसिक्यूट किया। इंडिया ने उस समय इनको यहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको शरण दी थी उस समय में, जिसमें दलाई लामा भी हैं। जो आप देखिए कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम की जगह है, वहाँ पे वो लोग रहा करते हैं। तिब्बतियन कम्युनिटी आपको नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली के आसपास जितने भी छोटे छोटे जो सिटीज़ हैं उसके अंदर में आपको विंटर के समय काफ़ी बार जो विंटर क्लॉथ हैं उनके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलती हैं। इनके द्वारा मार्केट लगाए जाते हैं छोटे छोटे टाउन के अंदर में, और दिल्ली के अंदर ये पाए जाते हैं मजनू के टीला के आसपास के रीजन के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द तिब्बतियन कम्युनिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा सोशल सिक्योरिटी बिल्स के ऊपर अपना असेंट दिया जाए, इस वजह से कुछ
जो कुछ एनजीओ के जो लोग हैं वो मिले हैं। एनजीओ कौन सा है स्टूडेंट्स? MKSS। एनजीओ का नाम है MKSS। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर्स को ढंग से रीड किया है कभी ना कभी तो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। MKSS से रिलेटेड एक पर्सनैलिटी हैं, अरुणा रॉय हैं। अरुणा रॉय पर्सनैलिटी हैं, ये हैं अरुणा रॉय मैम। तो इनके द्वारा काफ़ी सारी जो लेबर कम्युनिटी हैं, जैसे हमारा जो मनरेगा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इन सब सेक्टर्स के अंदर काफ़ी सारा वर्क किया गया है मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा। स्टूडेंट, मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान के अंदर जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्यावर नाम की एक जगह है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और आप देखिए कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा ही जो सोशल ऑडिट है, ऐसे काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनके द्वारा इनिशिएट किए गए, बाद में गवर्नमेंट उनको अडॉप्ट करती है। गवर्नमेंट इनके द्वारा जो इनिशिएशन से स्टार्ट किए गए उसको अडॉप्ट करती है। अभी रिसेंटली राजस्थान में ये जो बिल के रिगार्डिंग में बात की गई है कि गवर्नर को रिक्वेस्ट किया है कि आप जो ये 2 बिल जो सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट लेके आई है उनको आप असेंट है वो प्रोवाइड कीजिए। अभी 2 बिल कौन से हैं और असेंट में गवर्नर की क्या पावर है उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। आप देखिए गवर्नर को जो असेंट की जो पावर है वो है बेसिकली आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग में। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है 200 या 201 के अंदर में बेसिकली वो प्रेसिडेंट को यहाँ पे रेफर करते हैं यहाँ पे किसी भी बिल को। अब 200 के अंदर में बेसिकली पावर क्या है कि क्या तो अपना असेंट दे दिया जाए, क्या तो अपना असेंट दे दिया जाए या असेंट को विद होल्ड कर दिया जाए, असेंट को विद होल्ड कर दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी पावर है कि यहाँ पे वापस से असेंबली को रेफर कर दिया जाए, बट असेंबली अगर उसको दोबारा से पास करके भेजती है तो यहाँ पे गवर्नर को असेंट देना ही होगा। और नेक्स्ट है कि गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाए बिल। दिस इज ऑल अबाउट द असेंट पावर ऑफ द गवर्नर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक असेंट नहीं बनेगा जो बिल है वो एक्ट नहीं बनता है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नहीं आएगा। राजस्थान के अंदर सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में 2 बिल लाए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल हैं। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने सोशल सिक्योरिटी का गारंटी से लोगों को देने के रिगार्डिंग में जो कानून है वो बनाए गए हैं। फर्स्ट कानून बनाया गया है स्टूडेंट सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में, इनकम के रिगार्डिंग में है, पेंशन के रिगार्डिंग में है कि मिनिमम 1000 का जो पेंशन है वो दिया जाएगा पर मंथ की बेसिस पे। और इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि 125 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है, 125 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी दिया जाएगा। राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना है जिसने कानून बनाया है इसके रिगार्डिंग में कि 1000 मिनिमम है जो आपको सैलरी है, जो पेंशन है उसके रूप में सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। मिनिमम यहाँ पे गारंटी इनकम के रिगार्डिंग में ये बिल है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे गिग वर्कर हैं, गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर जो हैं, गिग वर्कर या जो प्लेटफॉर्म वर्कर है उन लोगों के रिगार्डिंग में एक रेगुलेशन के रिगार्डिंग में एक बिल आया है कि जो एग्रीगेटर हैं, ये जो गिग वर्कर हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के जहाँ पे काम करते हैं, तो जो एग्रीगेटर हैं उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आए हैं। वेलफेयर इनका बोर्ड बनाया जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं इनका जो वेलफेयर बोर्ड है वो बनाया जाएगा। जो प्रेजेंट समय में जो लेबर के जो कानून हैं, हमारे यहाँ पे लेबर के काफ़ी सारे कानून हुआ करते थे स्टूडेंट्स, फिर बाद में उनको 4 कोड हैं उनके अंदर कोडिफाइड कर दिया गया, 4 कोड बना दिए गए जिसमें सोशल सिक्योरिटी का कोड है, वेज का कोड है, अलग अलग 4 कोड हैं लेबर के। तो स्टूडेंट्स जो गिग वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिगार्डिंग में, उनको रिलीफ करने के प्रोवाइडिंग में उनका एक वेलफेयर बोर्ड है वो बनाया जाएगा, एग्रीगेटर को रेगुलेट किया जाएगा। राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना है जिसने इस तरीके के कानून बनाए हैं। काफ़ी अच्छे वर्क हैं जो देखने के लिए मिलते हैं, बट वो क्या है कि ग्रास रूट लेवल पर उनका एग्जिस्टेंस नहीं आएगा, अच्छे से पब्लिसिटी अगर राजस्थान गवर्नमेंट नहीं करती है तो लोगों को पता नहीं लगेगा। बट राजस्थान के अंदर आप देखिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अरुणा रॉय मैम के द्वारा जो भी सजेस्ट किया जाता है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आते हैं। अरुणा रॉय मैम के द्वारा हमारे जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, उनके द्वारा एक बात बोली जाती है, काफ़ी बार उनके द्वारा ये बात है जो बुक्स के अंदर में या इंटरव्यूज़ के अंदर कही जाती है कि जो अशोक गहलोत हैं वो काम तो काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छा जो वर्क है वो करते हैं, बट वो इलेक्शंस हार जाते हैं। जैसे ही वो जब उनकी सरकार आएगी काफ़ी अच्छे ऐसे ऐसे कानून लेके आएंगे, बट वो उसके बाद में वो डिफीट हो जाते हैं। ऐसा
अरुणा रॉय के द्वारा कहा जाता है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल सिक्योरिटी बिल एंड राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। मजदूर किसान शक्ति संगठन के बारे में एक और बात आपको पता होनी चाहिए। एक बात यह है कि जब आप यूपीएससी में अगर आप सेलेक्ट होगे ना, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके अंदर एक प्रोविजन होता है आफ्टर द आपका फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो बेसिक कोर्स है, जो फर्स्ट कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपका आता है भारत दर्शन। तो भारत दर्शन के अंदर अगर आपका ये रूट रहता है, ये राजस्थान का थ्रू का जो रूट है वो रहेगा, तो उस समय में आपको यहाँ पे जरूर लेके जाते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन में। भारत दर्शन का मीनिंग स्टूडेंट्स ये नहीं होता कि आपको इंडिया को दिखाना है या आपको टूरिज्म करवाना है। इंडिया में जितनी भी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कैसे, कोई म्यूनिसिपल काउंसिल बहुत अच्छा वर्क करती है। आप देखिए कि गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल के अंदर इतने लोग विजिट करते हैं बट फिर भी वहाँ पे कंटिन्यूस फूड बनता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जा सकती हैं काफ़ी पीसफुली वे में। तो उन सबको वहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो कैरी आउट किया जाएगा। आपका डिफेंस सेक्टर के साथ में अटैचमेंट रहेगा कि आर्मी कैसे काम करती है, नेवी कैसे काम करेगी, एयरफोर्स कैसे काम करेगी। तो इन सभी का आपको इस भारत दर्शन का पर्पज ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम हैं सभी से आपको अवेयर किया जाए। कोई म्यूनिसिपल काउंसिल है वो भी अच्छा काम करती है तो उसको भी दिखाया जाएगा। कोई एनजीओ अगर अच्छा काम करता है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो यहाँ पे भी आपको विजिट करवाया जाएगा। कुछ 1 या 2 दिन आपको यहाँ को रहना होगा, कैसे ट्राइबल लोगों के लिए काम करते हैं अरुणा मैम के द्वारा। एक और पर्सन है निखिल डे, वो इसी से एसोसिएटेड हैं, इसी से रिलेटेड हैं, राजस्थान के अंदर ही, जो आरटीआई के रिगार्डिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है एडिटोरियल। एडिटोरियल है आसियान के रिगार्डिंग में। अभी आसियान इंडिया का मीटिंग हुआ, इंडियन पीएम वहाँ पे गए, इंगेजमेंट किया गया। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इस ग्रुप का अभी उसके बारे में बात किया गया है कि इस ग्रुप का जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे क्लोजर टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, स्ट्रेटजिक रीजन्स हैं कुछ, जिसकी वजह से हमारे जो क्लोजर टाइज हैं वो यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं आसियान के साथ में। उसके बिहाइंड का रीजन ये है कि हमारे ट्रेडिशनल नाइबर कंट्रीज हैं, ट्रेडिशनल नाइबर कंट्रीज हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन जो बॉडी है यूएनसीटीडी, वो बोलती है कि बेसिकली प्रेजेंट समय में यहाँ पे यूएनसीटीडी के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक फोरकास्ट, इन्फ्लेशन, इन सबको डील करने के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशनल वे में भी हमको वर्क करना है, फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। आसियान इंडिया बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ जो फूड सिक्योरिटी है उसको हाईलाइट किया गया था, फूड सिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया रिसेंटली मीटिंग के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा इन्फ्लेशन को देखते हुए इंडिया के द्वारा राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको कर्ब करने की कोशिश की। राइस के ऊपर हमने ऑलरेडी अलार्मिंग सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अनलिनो की सिचुएशन है ज्योग्राफी के अंदर में, अनलिनो की सिचुएशन की वजह से हमारा अगस्त के अंदर जो मानसून है वो भी इफेक्ट हुआ है। आप देखिए कि मानसून का जो प्रॉपर जो बारिश है वो नहीं रही अगस्त के अंदर में। अभी सितंबर में लिटिल बिट स्टार्ट हुआ है फिर से, पर अगस्त के अंदर अल्लीनो के फैक्टर की वजह से इफेक्ट हुआ। तो हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे डिस्टर्ब होंगे इस अल्लीनो की वजह से, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। इसी वजह से जो फूड सिक्योरिटी को देखते हुए इंडिया के द्वारा राइस है उसको बैन किया गया, राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन किया। इसके अलावा जो रूल बेस ऑर्डर आफ्टर द पोस्ट कोविड-19 में जो रूल बेस वर्ल्ड ऑर्डर को नीड करने की बात की गई है, उसके अंदर में हमारा जो आसियान है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे, आप देखिए कि चाइना का यहाँ पे साउथ चाइना कन्फ्लिक्ट है, बट इंडिया का कोई भी टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है कि किसी कंट्री का जो एरिया है उसको हम यहाँ पे कैप्चर करें या उसको हम यहाँ पे हाईजैक करें। ना हम किसी के पर्सनल मैटर्स के अंदर इंटरवेन करना चाहते, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पंचशील के कॉन्सेप्ट है। सोर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के अंदर हम बिलीव करते हैं। दूसरे का जो इंटरनल अफेयर्स है उसके अंदर इन्फ्लुएंस, इंटरफेयर करने का इंडिया का कोई इरादा नहीं है। तो इसी वजह से इंडिया को इन जो कंट्रीज हैं इनके साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। जो प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें ट्रेड का, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा है इस रीजन के अंदर में। तो इंडिया को अपना जो इम्पोर्ट है उसको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे इंक्रीज करे, एक्सपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज करे, जिससे ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी कम हो। नेक्स्ट यहाँ पे चाइना के बारे में बात की गई कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी चीप रेट के अंदर हैं। चीप रेट के अंदर होने की वजह से उनकी अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है हर एक कंट्री के अंदर में, चीप रेट के ऊपर वो मिलते हैं। तो इंडिया को इसका रिगार्डिंग में कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो स्ट्रेंथन हो, इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं उनको हम अच्छे से डेवलप करें,
ईस्टर्न हैज की तरफ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हमारे कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट है आसियान के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में। तो दिस इज ऑल अबाउट द दैट आसियान के बारे में हमने डिस्कस किया। आसियान के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमने काफ़ी बार डिस्कस की है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर है, उनके ऊपर में बेसिकली जो फ़ोन टैपिंग के जो चार्जेज है वो लगाए गए थे, तो उसी के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है। आप देखिए कि फ़ोन टैपिंग आप प्रेजेंटली कौन से एक्ट के थ्रू आप कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक्ट है कॉलोनियल एरा के समय का, टेलीग्राफ एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट 1885। यही एक्ट आपको बेसिकली आज प्रेजेंट समय में जो इंटरनेट का बैन कर दिया जाता है, कोई भी डिस्टरबेंस की सिचुएशन है, बेसिक एक्ट यही था, टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। इसका समय समय पे अमेंडमेंट आए हैं कि यहाँ पे कि जो टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ एक्ट का जो समय समय पे अमेंडमेंट आए कि कैसे फ़ोन टैपिंग है वो की जा सकती है। फ़ोन टैपिंग के समय आपके पास रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। अगर आपके साथ आपके द्वारा विदाउट रिटर्न परमिशन इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है तो आपको यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है, आपके ऊपर FIR जो लगाई जा सकती हैं। वैसे भी सर्विलेंस के रिगार्डिंग में एक सॉफ्टवेयर था जो NSO के द्वारा डेवलप किया गया था। NSO नाम की जो कंपनी थी इजराइल की, पेगासस नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर भी था लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोन टैपिंग के बारे में कि टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 जिसको समय समय पे अमेंड किया गया, 2007 में भी किया इसको लिटिल बिट अमेंड, 2017 में भी किया, जिसके थ्रू आप फ़ोन टैपिंग है वो कर सकते हो। रिटर्न आपके पास परमिशन होनी चाहिए, उसी समय में फ़ोन टैपिंग की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंसस के बारे में बात किया गया है कांग्रेस के द्वारा कि अभी तक सेंसस को कंडक्ट नहीं करवाया गया जो 2021 के समय होना चाहिए था। सेंसस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1872 के समय लिटिल बिट इसको नीचे करके डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए 1872 के समय फर्स्ट टाइम सेंसस है उसे स्टार्ट किया गया, बट उस समय में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आए। तो 1881 के समय पहला जो सिंक्रोनियस सेंसस है, 1881 के समय फर्स्ट जो सिंक्रोनियस, फर्स्ट वैसे यहाँ पे किया गया था, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया। सिंक्रोनियस वे में जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया 1881 के समय किया गया। उस समय इसके जो फर्स्ट जो सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे उनका नाम है WC प्लोडन, WC प्लोडेन नाम के पर्सन है, वो उस समय हुआ करते थे। आप ये बताइए कि उस समय हमारे जो वाइसरॉय हैं वो कौन हुआ करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उस समय में कि जो वाइसरॉय हैं, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रूप में भी जानते हैं। 1881 के जो वाइसरॉय हैं उनके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप। तो हमारा जो सेंसस है वो कंडक्ट ना होने की वजह से 14 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो गवर्नमेंट का जो यहाँ पे फूड का इंटाइटलमेंट्स है उससे वो बाहर हैं, एक्सक्लूड हैं। इसी वजह से कांग्रेस के द्वारा जो वॉइस है वो रेज की गई है इसके अगेंस्ट में कि जो सेंसस है उसको 2021 के अंदर कंडक्ट होना था, जिसको अभी तक नहीं किया गया है। अब वो क्या रीजन है, गवर्नमेंट के द्वारा पहले कोविड-19 का रीजन बताया गया था, बाद में अभी तक जो नहीं है वो कंडक्ट नहीं हुआ। प्रेजेंट समय में जो सेंसस है वो कंडक्ट किसके अंडर में होता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स के अंदर में आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो RGI है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इसी के बेसिस पे डेवलप होगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेंसस स्टूडेंट कि 1881 के समय पहला जो सिंक्रोनाइज वे में हुआ था, 1872 के समय फर्स्ट हुआ था सेंसस कंडक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आसाम के अंदर एक वन हॉर्न राइनो का जो हॉर्न है वो मिला है। वन हॉर्न राइनो के बारे में पता होना चाहिए, वन हॉर्न राइनो। अब बेसिकली IUCN स्टेटस तो है इनका वल्नरेबल। जो तराई का आर्क है, हिमालयन तराई का जो आर्क है उसके अंदर ये मिलते हैं। तराई का जो आर्क का रीजन है जिसके अंदर आसाम भी है, जिसके अंदर आसाम भी है, वेस्ट बंगाल भी है और हमारा उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिलते हैं, जो दूधवा नेशनल पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क, दूधवा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे मिलते हैं। आसाम के अंदर अभी जो बेसिकली मानस नेशनल पार्क से जो वन हॉर्न राइनो है इसको यहाँ पे पोचिंग किया गया, उसी का जो हॉर्न है वो मिला है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। वन हॉर्न राइनो के बारे में वल्नरेबल उसका स्टेटस है, इंडिया के द्वारा इंडियन राइनो विजन है वो चलाया गया है। इंडिया राइनो विजन 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था। इंडिया राइनो विजन 2020 है जिसका मेन मोटिव है कि इनकी जो संख्या है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाए।
आसाम के बारे में स्टूडेंट्स एक बार डिस्कस करेंगे। आसाम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आसाम के अंदर में ये देखिए कि सपोज कीजिए ये है ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं वो मिलते हैं। आसाम के अंदर में कुछ नेशनल पार्क हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको दोबारा से एक बार सपोज कीजिए आसाम है स्टूडेंट, सपोज कीजिए, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा रायमोना, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा रायमोना। इधर है मानस, इधर है मानस, मानस नेशनल पार्क, रायमोना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ओरांग, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ओरांग। यहाँ पे है नामेरी, यहाँ पे है नामेरी। ये दो रीजन हैं उनका नाम है डिब्रू सिकोवा और दिहिंग पटकाई। डिब्रू सिकोवा और दिहिंग पटकाई, डिब्रू सिकोवा और दिहंग पटकाई। सदर्न पार्ट ऑफ जो हमारा इंडस है उसके सदर्न पार्ट में है काजीरंगा, जो काजीरंगा काफ़ी फेमस है इस वन हॉर्न राइनो के रिगार्डिंग में, तो वो है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दिस इज ऑल अबाउट द 7 नेशनल पार्क हैं आसाम के अंदर में। वन हॉर्न राइनो का वल्नरेबल स्टेटस है, वन हॉर्न राइनो ओनली इंडिया के अंदर मिलता है। इनका जो हॉर्न है उसका पोचिंग किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि अलग अलग तरीके के जो राइनो है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टूडेंट शिवाजी का जो टाइगर क्लोन है उसके रिगार्डिंग में है कि जो छत्रपति शिवाजी हैं उनके इस को बेसिकली यूएस के द्वारा इसको यूक्रेन के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको रिटर्न किया जाएगा महाराष्ट्र को नवंबर के मंथ के अंदर में। शिवाजी का जो टाइगर क्लोन है जिसको कि वाघ नख के बारे में भी जानते हैं स्टूडेंट्स, इसके द्वारा जो छत्रपति शिवाजी हैं उनके द्वारा इसके द्वारा अफजल खान हैं उसको मार दिया गया था। अफजल खान हैं उनको मार दिया गया था। अब कैसे मार दिया गया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं इनका जन्म है 1630 का, 1630 के समय इनका जन्म होता है। बट 1659 का जो समय है, जिस समय ये अपना जो बेसिकली अपना जो साम्राज्य है, जो एम्पायर है, उसको लिटिल बिट एक्सपेंड करना चाह रहे थे, तो उस समय में इनका जो निजाम शाही है, जो सदर्न पार्ट ऑफ बीजापुर है, बीजापुर के एक इनके रूलर जो बीजापुर के जो आदिल शाही, निजाम शाही गलत बोला स्टूडेंट, आदिल शाही जो है, आदिल शाही के एक पर्सन हुआ करते थे जिनके द्वारा जनरल हुआ करते थे, जिनके द्वारा इनको शिवाजी को जो सदर्न पार्ट डेक्कन के अंदर है रोकने की कोशिश की गई थी। उनका नाम है अफजल खान। अफजल खान को बेसिकली शिवाजी मिलने के लिए जाते हैं। उस समय जो सिचुएशन है काफ़ी डेटोरेटिंग थी। शिवाजी मिलने का बहाना करते हैं, मिलने की बात करते हैं, और उस समय जो वाघ नख है, वाघ नख से उनके ऊपर अटैक करते हैं और अफजल खान की उसके अंदर होती है डेथ। अब आपको एक बात यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि वाघ नख से अटैक किया, अफजल खान की डेथ हुई। बट अफजल खान के डेथ के बाद में शिवाजी के द्वारा जो अफजल खान का जो टॉम है, अफजल खान का जो टॉम है, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है, सतारा डिस्ट्रिक्ट है, सतारा के अंदर है प्रतापगढ़, सतारा के अंदर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वैसे यूपी के अंदर भी है एक जगह और राजस्थान के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। तो सतारा के अंदर जो प्रतापगढ़ है वहाँ पे अफजल खान है, अफजल खान का बेसिकली जो टॉम है वो छत्रपति शिवाजी के द्वारा ही बनाया गया था वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे जो 1674 का जो समय है, उस समय रायगढ़ नाम की जो जगह है, रायगढ़ जो हिली टॉप में एक फोर्ट है, वहाँ पे इन शिवाजी ने अपना दोबारा से कोरोनेशन किया। शिवाजी कोरोनेशन के ऊपर आएंगे, एक एम्पायर छत्रपति का जो टाइटल है वो अचीव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द शिवाजी। इनको फादर ऑफ नेवल फोर्स के रूप में भी जाना गया है। लास्ट ईयर इंडियन नेवी ने जो अपना फ्लैग चेंज किया था, तो इनको फादर ऑफ द नेवल फोर्स के रूप में भी जाना जाता है। वैसे हमारे चोला एम्पायर के समय नेवल फोर्स काफ़ी सही रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द, अगर हम बात करें तो अभी देखिए कि हमारा जो 2000 का नोट है, 2000 का जो नोट है, उसको गवर्नमेंट ने कहा कि आप बैंक्स के अंदर जमा कर सकते हो। तो उसी समय में आरबीआई के द्वारा हमारे बैंक्स के ऊपर में आईसीसीआर है, आईसीआरआर जो है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, उसको लगाया गया कि अगर बैंक्स के अंदर में नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के अंदर ज़्यादा पैसा अगर कैश के अंदर है तो उसको यहाँ पे, क्योंकि टू मच लिक्विडिटी थी, उसको गवर्नमेंट के द्वारा, या अगर हम बात करें आरबीआई के द्वारा, उसको वापस से लेना था टू मच लिक्विडिटी को बैंक्स के अंदर में।
तो उसी समय में इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है उसको लगाया गया था। यही इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो आपको देखिए कि उस समय में जब हमारा डिमोनेटाइजेशन का समय हुआ था, जब हमारे हाई जो वैल्यू मनी है 500 एंड 1000 के जो नोट्स हैं उनको वापस से बैंक्स के अंदर जमा करना था, तो उस समय भी इसको लगाया गया था। आप देखिए कि कैश रिजर्व रेशियो आपको पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पे जो बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो निकाली जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर वो डिसीजंस लिए जाते हैं कि कितना परसेंट पैसा है वो गवर्नमेंट को, जो बैंक है उसको कैश रिजर्व रेशियो कंप्लीटली कैश के अंदर रख देना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है, वो कैश के अंदर रख देना है, ना किसी को वो लैंड करना है। तो दैट मनी इज नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो। अभी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज किया गया था, अब इसको फेज वाइज मैनर में डिसकंटिन्यू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, कि फेज वाइज मैनर में इसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। जो हमारे अभी 2000 का जो नोट था उसको वापस लेने के रिगार्डिंग में ये था, इसको इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के ऊपर में आरबीआई के द्वारा लगाया गया था। दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। जो सीआरआर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले ये जो सीआरआर एसएलआर काफ़ी हुआ करते थे स्टूडेंट्स हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर में, क्योंकि बैंक्स बहुत सारे कोलैप्स हो रहे थे उस समय। फिर हमारे यहाँ पे कमेटी बनती है नरसिम्हन कमेटी, और नरसिम्हन कमेटी के ही रिजल्ट हैं हमारे जो बैंकिंग सेक्टर का जो भीषम पितामह है नरसिम्हन कमेटी, जिनके द्वारा बैंकिंग सेक्टर को कम्प्लीटली रिफॉर्म किया गया इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट के ऊपर बैन किया गया है, एक्सपोर्ट को स्लो किया गया है इंडिया के अंदर। यहाँ चाइना से आने वाला जो फर्टिलाइजर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के अंदर इंडिया काफ़ी ज़्यादा यूरिया है उसको यूज़ करता है, तो स्टूडेंट चाइना सेकंड नंबर पे है। इसके अलावा हमारा जो है जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वहाँ से भी आता है हमारा फर्टिलाइजर। चाइना के द्वारा जो एक्सपोर्ट को स्लो किया गया उसके बिहाइंड में रीजन ये है कि उनका डोमेस्टिक डिमांड भी हो सकता है रीजन। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर आपको जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री लोकेशन आपका GS1 का पार्ट है। जो GS1 का पेपर है उसका पार्ट है आपका इंडस्ट्री लोकेशन। तो आप अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में, तो आप देखें कि हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात है, राजस्थान है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम आपको फर्टिलाइजर के प्लांट देखने के लिए मिलेंगे। हरियाणा के अंदर पानीपत है, क्योंकि ये जो जहाँ पे आपको रिफाइनरी है, जहाँ पे पेट्रोकेमिकल नाम का जो वर्क है वो कैरी आउट किया जाता है, उसी के आसपास फर्टिलाइजर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, उनकी इंडस्ट्री है वो लगती है। राजस्थान के अंदर भी सवाई माधोपुर का रीजन है, उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे फर्टिलाइजर की कुछ प्लांट। इसके अलावा गुजरात के अंदर अगर हम बात करें, गुजरात के अंदर तो कलोल है, कलोल काफ़ी फेमस है। कलोल के द्वारा ही जो लास्ट ईयर लिक्विड यूरिया जो है, जिसको कि नैनो यूरिया का नाम दिया गया था, वो बनाया गया था कलोल के अंदर में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर जो NP की रेशियो है, N के लिए यूरिया है उसको यूज किया जाता है। इंडिया का यूरिया बाहर ना जाए, बाहर के जो कंट्री हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर या ब्लैक मार्केटिंग के अंदर यूज़ ना करें। इसी वजह से इंडिया के द्वारा 2015-16 के समय में नीम कोटेड यूरिया स्टार्ट किया गया था। नीम कोटेड यूरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है इसके ऊपर भी। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया कि जो फर्टिलाइजर का यूज़ किया करते थे हमारे फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा, NP के रेशियो जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, जो आइडियल रेशियो है उससे काफ़ी अलग है। पंजाब हरियाणा के अंदर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश उसके अंदर में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो पहले 50 किलो का यहाँ पे जो बैग हुआ करता था 50 kg का फर्टिलाइजर का, उसको रिड्यूस करके 45 kg है उसके रूप में किया गया है। फर्टिलाइजर सेक्टर को और भी रेशनल करने के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की बात की गई थी कि पॉइंट ऑफ सेल लगाया जाए वहाँ पे, जिससे कि फर्टिलाइजर को कंट्रोल किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो एक इम्पोर्टेंट रिजर्व हुआ करता है किसी भी कंट्री के लिए। तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर स्टूडेंट्स क्या हुआ है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पहले वैसे अगर हम बात करें तो 600 प्लस हुआ करता था इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, अभी तो प्रेजेंट तो डिक्लाइनिंग के अंदर ही है, बट अगर हम पिछले से कंपेयर करें तो इंक्रीज आया है। फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आप देखें कि क्या क्या चीज़ें हुआ करती हैं, आपको ये पता होना चाहिए फॉरेक्स के रिजर्व के अंदर में। तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है गोल्ड हुआ करता है, वहाँ पे गोल्ड हुआ करता है। जो IMF की जो बेसिकली करेंसी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, SDR हैं, IMF के अंदर जो SDR हैं
वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। फॉरेन जो कंट्रीज का जो करेंसी है उसको भी यहाँ पे रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो यहाँ पे रिजर्व पोजीशन है IMF की, वो भी इनको भी बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व के अंदर रखा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेक्स रिजर्व, जिसके अंदर 3-4 जो चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो फॉरेन करेंसी असेट हैं, जो गोल्ड है, कैश है, इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है। एक बार पूछा भी गया था इकोनॉमी से रिलेटेड 2014 या 15 के समय ये क्वेश्चन फॉरेक्स रिजर्व के रिगार्डिंग में। फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री का जो एक्सचेंज रिजर्व है, जो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट टूडेज न्यूज़पेपर। जो भी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया आप उसको रीड एंड रिवाइज करना। थैंक यू वेरी मच।